स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाने वाले में। और हम लेकर आ चुके हैं आपके कंप्लीट मैथ इन 30 डे सीरीज का तीसरा वीडियो, और जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में। और आपके क्लास 10th के चैप्टर 2 में दो प्रश्नावलियां हैं, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2.2। तो सबसे पहले हम आपको प्रश्नावली 2.1 को महज 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए उसके लिए जादू से हम ला देते हैं आपको प्रश्नावली 2.1 को। तो आपका प्रश्नावली 2.1 आ चुका है। आप में इसमें पहली बार देख रहे हैं कि इसमें आपको कुछ ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, और इन ग्राफ्स में इन ग्राफ को आपको हल करना है। जिसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px के ग्राफ नीचे आ गए थे 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में आपको px के शून्य को ज्ञात करना है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो हमने आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ एक लाइन समझ लीजिए और आपका प्रश्नावली 2.1 आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें आपको ये समझना होगा, आपकी एक खड़े खड़े वाली लाइन होती है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो आपकी 180 डिग्री पर लेटी हुई लाइन होती है, अगर लाइन को टेढ़ा करके लिटा दिया जाए तो यही लाइन आपकी बन जाती है एक्स एक्सिस। और आपको इसी एक्स एक्सिस पर जो दूसरी लाइन कितनी बार काट रही है, यही इसी गणना करके बतानी है। तो यही आपका पीएक्स का शून्यक होगा। तो सबसे पहले वाली आकृति में आप देख रहे हैं कि जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, वाई एक्सिस को काटते हुए निकल जा रही है। इसलिए पहले वाली आकृति में आपके शून्यक होंगे, पीएक्स के शून्यक 1 होगा। और दूसरी वाली आकृति में आप देख रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को एक जगह पर काट रही है। तो इससे ये लाइन दूसरे वाले आकृति में एक जगह पर काट रही है, इसलिए पीएक्स का एक शून्यक होगा। और तीसरी वाली लाइन में हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 जगहों पर ये एक्स एक्सिस को काट रही है, इसलिए इस आकृति में इसका पीएक्स के शून्यक 3 होगा। और बाकी के 3 मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूं, इसको आप अपने घर से कर लीजिएगा। अगर इसे आप अपने घर से कर लीजिएगा। अगर आपको न समझ में आए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। हमारा नंबर है 93 36 32 71 99। हम आपको पीडीएफ भेज देंगे या फिर हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। और अब बारी है आपके प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.1 तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब हमें पढ़ना है प्रश्नावली 2.2, जिसके लिए हमें कुछ और भी चीजें समझने की जरूरत है। तो अब से आपकी जो मैथ है, जैसे कि आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा उनमें बस हम अंकों के बारे में बात कर रहे थे, और हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया और आप एकदम अच्छे से समझ भी गए होंगे। लेकिन अब आप बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि अब अचानक से आपको जो गणित बोल कर पढ़ाया जा रहा है, जो अंकों के बारे में पढ़ाया जा रहा था, उसमें एबीसीडी भी आने लगते हैं, जो कि आपकी चर संख्याएं होती है वो भी आने लगती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, चलिए आप इन सभी डाउट्स को आपको दूर कर देते हैं कि ये संख्याएं क्या होती है, इसमें एबीसीडी क्या होते हैं। सब चीजों को हम एकदम विस्तृत तरीके से आपको समझाएंगे, एकदम स्पष्ट तरीके से समझाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है बहुपद। तो हमें पढ़ना है चैप्टर 2 में बहुपद के बारे में। अब इस बहुपद को पढ़ने से पहले इससे पहले चैप्टरों में, इनसे पहली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजकों के बारे में। बीजीय व्यंजकों के बारे में अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है बीजीय व्यंजकों के बारे में तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि अगर आपको सिर्फ जोड़ा घटाना और गुणा भाग आना चाहिए, उसकी आगे की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। पिछले 2 वीडियो में भी हमने एक प्रॉमिस पूरा किया है, और आगे की वीडियो में भी हम ये प्रॉमिस आपके साथ पूरा करेंगे। तो बीजीय व्यंजक दरअसल क्या होते हैं, तो जैसे उनकी शुरुआत होती है संख्याओं में चर और अचर की बात पहले करें कि ये बीजीय व्यंजक जो होते हैं ये 2 चीजों से बने होते हैं। पहले हमें जानना था बहुपद के बारे में। अब बहुपद के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा बीजीय व्यंजकों के बारे में। अब बीजीय व्यंजकों से पहले हमें जानना पड़ेगा चर और अचर के बारे में, 2 चीजों के बारे में, जो है चर
और दूसरा चीज है अचर। तो जो चर होता है, ये जो हमारा पहला चर होता है, ये होती है 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जो संख्याएं होती है, उन संख्याओं को हम चर कहते हैं। तो हम अचर क्यों किसे कहते हैं? अचर हम कहते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे ऐसे करते हुए जो जेड तक की संख्याएं होती है, इन्हें अचर कहते हैं। तो हम तो यहाँ पर पढ़ रहे थे गिनतियों के बारे में, मैथ के बारे में। अब इसमें एबीसीडी कहाँ से आ गई? इसे समझने से पहले आपको कुछ अलग चीजें समझाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा। इसे समझने से पहले हमें ऐसे समझना होगा कि जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का हमें जोड़ करना है, 5 + 2 = कितना होगा? 7 हो जाएगा। ये आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अचानक से क्या हो जाए कि ये जो 5 है, इसकी जगह आपको पता ही ना हो कि यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे कोई संख्या, कौन सी संख्या थी? यहाँ पर कौन सी संख्या थी? +2 = कितना होगा? तो अगर अभी तो हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ 5 और 2 जोड़े =7। तो ये संख्या जो है यहाँ पर, दूसरी पहली संख्या जो हमें ये पता ही नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे? तो पहले ही हमने बता दिया है आपको कि 5 + 2 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये तो आप आसानी से बता देंगे कि 5। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे रहे कि एक संख्या आपको यहाँ पर नहीं पता है, जिसके लिए हम एक खाली स्थान बना देते हैं, और 273 = 600। अब ऐसे अगर हम लिख दे और पूछे कि इस स्थान पे कौन सी संख्या थी, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप हर जगह यहाँ पर खाना बना के लिखते फिरेंगे? तो इसका समाधान इसका समाधान गणितज्ञों ने किया, और ये जो खाली स्थान था, यहाँ पर ABCD जो आपकी ये अचर संख्या है, इन संख्याओं को लिखना तय किया। अब ये जो अचर संख्याएं होती है, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनका कोई फिक्स मान नहीं होता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनका कुछ भी मान रख सकते हैं। तो इसी की जगह पर ये खाली स्थान ब्रैकेट न बनाकर उन्होंने लिखना शुरू किया x का, x y z a b c d, इन्हीं संख्याओं को वहां पर लिखना शुरू किया। x + 273 = 600। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो इसे पक्षांतर कर दीजिए। जो प्लस में इस साइड पर है, यहाँ पर 600 है, ये जो प्लस में इस साइड पर है, इसमें पक्षांतर करने के बाद इस तरह साइड आकर माइनस में हो जाएगा, और 237 का माइनस करेंगे। 37 3 40, 60 3 63, यानी 363। x = 363। तो देखिए ये जो हमारे अचर संख्याएं हैं, ये हमें हमारे मैथ में कैसे मदद कर रही है? तो इसलिए यहाँ पर हमने अचर संख्याओं का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ये जो अचर संख्याएं थी, बस प्लस या माइनस तक नहीं रही। अब किसी संख्या को जोड़ना हो, +5 ऐसे लिख देते थे। घटाना हो तो यहाँ पर x - 5, कोई संख्या पता नहीं है, उसमें से 5 को हटाकर आप 5 को जोड़कर 10 बना दे रहे हैं, और कोई संख्या पता नहीं है, उसमें से 5 को हटाकर 5 आ जा रहा है। तो ऐसे लिखते थे। लेकिन अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि मेरी उम्र आपकी उम्र से दुगनी है, अब यहाँ पर आपकी भी एज नहीं पता है और मेरी भी एज नहीं पता है। तो आपकी एज को, जब हमें पता नहीं है कि ये कौन सी संख्या है, आपकी एज जो कि एक संख्या होगी, वो अब संख्या में पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो उस स्थान पर लिख देंगे x। और मेरी एज आपकी उम्र की दोगुना है, तो आप उसको लिख दिए गुणा के रूप में, 2x। तो यहाँ पहले जोड़ घटाने से बात शुरू हुई थी, अब गुणा तक आ गई। और अगर मैं कह दूं कि आपकी जो एज है वो मेरे एज से आधा है, तो मेरा एज अगर मान लीजिए x है, तो आपका जो एज होगा, जब आपका उम्र होगा 1/2x होगा। ठीक। तो अब बीजी व्यंजक को आप समझ गए होंगे कि जो चरों और अचरों का एक संयोग था, वो था बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक आप समझ चुके हैं ना कि जो हमारी संख्याएं होती है, 5x या फिर 6x/2, या फिर 5 + x, या फिर 5 - x, ये सभी जो हैं हमारे हो गए बीजी व्यंजक। तो अब बीजी व्यंजक से बात कर लें कि बहुपद क्या होते हैं।
तो बीजीय व्यंजकों का जो समूह होता है, जैसे कि 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y प्लस 3। अब इसमें कई बीजीय व्यंजक हैं, इसमें 1 2 3 बीजीय व्यंजक है। ये आपको कैसे पता करना है कि इसके अंदर कई बीजीय व्यंजक हैं? बीजों व्यंजकों का ऐसा समूह, तो इसके लिए एक नियम है कि अगर आप पता करें कि आप बीजीय व्यंजक से बहुपद की बात करें, तो इन बीजीय व्यंजकों का जो इन बीजीय व्यंजकों को, कई बीजीय व्यंजकों को एक साथ लिख दिया जाए, या फिर एक से अधिक बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहा जाने लगा कि 5x प्लस 2। अब इसमें y, इसमें देखिए एक से अधिक बीजीय व्यंजक लिख दिए, तो ये आप हो गया बहुपद। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसके लिए भी एक कैटेगरी होती है, नोट, जो बीजीय व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों का घात हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए। तो बीजीय व्यंजकों के समूह को हम बहुपद कहने लगे, और बीजीय व्यंजकों का जो घात होना चाहिए वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे ऐसे करते हुए इंफिनिटी तक होना चाहिए। ये संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर आपका बहुपद होगा। अब बहुपद का अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो ठीक है, ना भी समझ चुके होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुपद जो है ये भी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, बहु, अरे बहु, और दूसरा जो अक्षर है वो है पद। अरे बहु आपकी घर वाली बहु नहीं है जी, इसका बहु का मतलब होता है जैसे बहुरूपी, बहुरूपी, बहुमत, ऐसे ऐसे आपने बहुत जगह पर बहु को ही देखा होगा। तो ये जो बहु होता है, इसका मतलब होता है अनेक या फिर अनेक या फिर अधिक। तो यहाँ पे बहु का मतलब समझ चुके, और पद का मतलब होता है कि व्यंजक, अर्थात एक से अधिक, अर्थात एक से बहुत माने अधिक पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। अब ये जो लिख लिया है हमने, ये हो चुका है आपका बहुपद। और इसमें बहुपद यहाँ पर अगर हम यही माइनस का 2 लिख दिए होते, यहीं पर हम अगर ये घात इसका जो है माइनस का 2 लिख दिए होते, या घात इसका माइनस का 1/3 लिख दिए होते, तो ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि हमने आपको नोट में बताया था कि बहुपद का जो घात है वो एक पूर्णांक ही होना चाहिए। यहाँ तक आप बहुपदों के बारे में समझ चुके। अब ये समझिए कि बहुपद में कितने पद है, ये आपको कैसे पता करना है। तो बहुपदों के बीच में जैसे पद ये है 2x 3x, जहां भी प्लस या फिर माइनस का चिन्ह लगा हो, जैसे कि एक और व्यंजक हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। अब ये दोनों बहुपद है, लेकिन इनमें कितने पद हैं, पदों को पता करना हो कि कितने पद हैं, तो उन पदों को पता करने के लिए उनके बीच में यदि प्लस या फिर माइनस का चिन्ह लगा हो, इसके अलावा जहां पर प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होता है वहां पर पदें टूट जाती हैं, और ये हो गया एक पद, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया इसलिए ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया दूसरा पद, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया इसलिए हो गया तीसरा पद। इसमें 3 पद है। इसमें देखिए ये हो गया पहला पद, इसके बाद प्लस का चिन्ह आ गया, ये हो गया दूसरा पद,
और इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह आ गया, ये हो गया तीसरा पद। तो अब जो बहुपद है हमारे, वो पदों के आधार पे भी वर्गीकृत हैं। बहुपद दो आधारों पर, अब यहाँ पर बहुपद के दो प्रकार हैं, दो आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। आधारों पर किया गया है। पहला जो आधार है ये है चरों के आधार पे, और दूसरा जो है आपका बहुपद ये है घातों के आधार पर। तो बहुपद के दो आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है चरों के आधार पे। तो चरों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण मतलब ये हो गया कि इसमें कितने चर है, किसी बहुपद में कितने चर है, जैसे 2x² प्लस 3y प्लस 3। तो इसमें कितनी चर संख्याएं हैं, कि अचर और अचर दो तरह की संख्याएं आप समझ गए। इसमें कितनी चर संख्या है, तो इसमें जो चर संख्या है, एक है x और दूसरी दो चर संख्या ये है y। एक और दो, इसका वर्गीकरण चरों के आधार पे दो चर है। अगर बात किया जाए कि चरों के आधार पे वर्गीकरण, यानी पहली टॉपिक की बात की जाए चरों के आधार पे वर्गीकरण, तो ये तीन आधार के चरों के आधार पे वर्गीकरण, चरों के आधार पे तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला जो होता है हमारा, ये होता है एक चरीय बहुपद। एक चरी बहुपद जिसका मतलब है 2x प्लस 3 या फिर 2x² प्लस 3। दूसरा जो इसमें देखिए एक ही चर यानी x ही है। दूसरा जो होता है दो चर वाले एक चर बहुपद। दूसरा जो होता है दो चर वाले बहुपद। जैसे कि अब दो चर, इसमें जो x एक ही चर था, लेकिन अब दो चरों वाले बहुपद जैसे कि 2x² प्लस 2y, अब इसमें दो चर हो गए। इसी तरह तीन चर वाले बहुपद, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, काहे कि आपको ये पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ये, यानी एक चर वाले बहुपद। अब दूसरी कैटेगरी की बात कर लें, घातों के आधार पर। तो जब घातों के आधार पर बात करेंगे तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक घात वाले बहुपद जिनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। पता है इनको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं, एक घात वाले बहुपद क्यों कहते हैं? जैसे कि ये हो गया 2x प्लस 3 या फिर 3x प्लस 2y प्लस 1। इसको रैखिक इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कोई घात नहीं है, यानी ये एक सीधी लाइन में ही रह गया, इसके ऊपर कोई घात नहीं पड़ा, तो इसलिए इसे एक घातीय बहुपद कर दीजिए या रैखिक बहुपद कर दीजिए, दोनों बात सेम होगा। इसी के साथ दूसरा जो हमारा बहुपद है वो हो गया द्विघातीय बहुपद। अब जो द्विघातीय बहुपद होता है उसमें जो हाईएस्ट घात होती है वो दो होता है, 2x² प्लस 3y या फिर 3x प्लस 4y² प्लस 2। ठीक, तो अब द्विघातीय बहुपद इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद होता है।
लेकिन आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको एक चर वाले बहुपद, और इसमें भी हमें दो ही घात वाला बहुपद पढ़ना है। पूरे चैप्टर में बस दो घात वाले बहुपद पढ़ने हैं, वो भी जो कि एक चर ही होंगे। तो यहाँ से तो चलिए, तो यहाँ तक हम काफी बातें कर चुके हैं। अब इसे हम अगले स्तर पे पहुंचाते हैं, और आपके जो एक्चुअल प्रश्न में काम आने वाली चीजें हैं, अब हम आपको वो बताने वाले हैं। अभी तक हम आपको बेसिक चीजें बता रहे थे जिनकी सहायता से आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना डीप में कोई भी टीचर आपको नहीं बताया होगा। हमने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया बहुपद, और यहाँ तक ला दिया, और अब हम वो चीजें बताएंगे जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाली है। तो हमने बहुपदों के बारे में बात किया था, वो बहुपद के दो पद का घातांक, और जो दूसरी चीज है हमें जिसके बारे में जाननी है वो है बहुपद का गुणांक। तो जैसे कि हम एक ही एग्जाम्पल से ये दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल बहुपद का देकर ये दोनों को कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अगर हम बात करें बहुपद की घातांक की, तो बीजीय व्यंजकों में, तो अगर बात करें हम बहुपद की घातांक की, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात, इस बहुपद में दो चर है, एक है एक्स स्क्वायर और एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर। तो इसमें जो हाईएस्ट घात है चर की वो कितनी है? 2, अर्थात इस चर का घातांक 2 होगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं एक और बहुपद लिख दूं कि 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अब इसका हाईएस्ट घातांक क्या होगा? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि जो चरों की हाईएस्ट घात है, तो इनमें 3 चर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 जगह पर चर दिखाई दे रहे हैं, और जो सबसे बड़ी डिग्री है इसमें वो है 3 की। तो यहाँ पे चर का दूसरे चर का घातांक 3 हो जाएगा। तो बस इतना आसान है आपको चरों का घातांक निकालना। अब हम बात करते हैं कि चरों के गुणांक के बारे में, या फिर बहुपद के गुणांक, बहुपद के चरों के गुणांक के बारे में। अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से चर है, एक है x³, एक है एक्स स्क्वायर और एक है यक्स। तो इसके गुणांक की बात करूं तो जब किसी भी चर के साथ जिस अचर का गुणा हो रहा होता है उस चर का वही गुणांक होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नंबर 1 और नंबर 2, इसमें पहले बात करूं नंबर 1 की, तो इनमें जो चर है इसका जिस अचर राशि के साथ गुणा हुआ है, इससे चर जो है और इसका जिस अचर राशि के साथ गुणा हुआ है वो इसका गुणांक हो जाएगा। तो इस हिसाब से यक्स का गुणांक क्या होगा? यक्स का गुणा किसके साथ हो रहा है? 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5। और फिर दूसरा देखेंगे कि यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ हो रहा है? ये भी 5 के साथ हो रहा है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 5, और इसमें अचर राशि क्या है? 2, अचर बराबर 2। और अब ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले बहुपद में देखें, तो इसमें जो है x³ का गुणांक कितना है? x³ का गुणा किसके साथ हो रहा है? तो इसमें देखेंगे आप x³ का गुणा हो रहा है 5 के साथ, और इसमें x स्क्वायर का गुणा किसके साथ हो रहा है? यानी x स्क्वायर का गुणांक किसका क्या है, या x स्क्वायर के साथ कौन सी अचर राशि है? वो है 2। और फिर x के साथ कौन सी है? वो है 5। और अचर राशि कौन सी है? वो है 3। तो अब आप बहुपदों के घातांक को भी जो समझ गए कि कैसे निकालना जाता है, कितनी होती है। और अब आप समझ चुके हैं कि बहुपदों के चरों के गुणांक कैसे कैसे पता करते हैं, कितने होते हैं।
अब यहाँ तक आप जान चुके हैं, तो अब आपको इस चैप्टर में क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में आपको दो तरह के क्वेश्चन करने हैं। पहले जो क्वेश्चन होगा उसमें दो स्टेप होगा। पहले कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20। अब इसका बोला जाएगा कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका शून्य ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो बहुपद का शून्यक होता क्या है, ये पहले बात कर लें कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं एक रैखिक बहुपद के, जैसे कि 5x प्लस 4। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो इस बहुपद का शून्यक कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक लेटर लिख लीजिए, लेकिन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से लिखते हैं p, और उसके बाद जो अचर राशि इसमें दी हो वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। और अब होगा आपका 5x प्लस 4। अब हमें इस यक्स के मान को, यहाँ पर यक्स की जगह पर आप कोई भी राशि रख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अचर राशि कोई भी हो सकती है। यहाँ पर यक्स की जगह पे आप 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपको वो राशि यहाँ पर रखनी है जो राशि यक्स का इस मान में रखने पर ये पूरा का पूरा अचर शून्य हो जाए। ये कौन सी राशि होगी जिसे रखने पे पूरा का पूरा शून्य हो जाए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो p ऑफ x है इसको 0 के बराबर बना दिया जाता है, फिर उसके बाद 5x प्लस 4 कर दिया जाएगा। इसके उपरांत आप क्या करना है, अब आप 4 जो इधर प्लस में था इस साइड माइनस में चला जाएगा और ये हो जाएगा 5x। अब x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 4/5। अगर x का हम ये मान रख दे, अगर हम x का ये मान रख दे तो p ऑफ x यानी x का पूरा ये रख दे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। यानी इस बहुपद का शून्यक है x इज इक्वल टू माइनस 4/5। तो ये रैखिक बहुपद जो होते हैं उनका शून्यक ऐसे निकलता है। ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो आपके बहुपद निकालने हैं वो आपको रैखिक नहीं द्विघातीय बहुपदों के शून्यक निकालने हैं, उसका भी कुछ तरीका होगा। अब शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है वो जान लीजिए। शून्यक कैसे निकाला जाता है, चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है। आपको शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक कैसे निकालने हैं वो हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुपद दे दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और बोला गया कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अगर आपको निकालने आता है, यानी अगर आपको इसका गुणनखंड करने आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो हम बताएंगे किसी पोलिनोमियल यानी बहुपद को लिखा जाता है p ऑफ x के रूप में इज इक्वल टू, ये हर बहुपद के साथ लिखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब जो पहला स्टेप है हमारा, यानी पहला स्टेप है हमारा जो अचर पद है और जो पहला बहुपद है, तो अचर पद है, अचर पद गुणे पहला बहुपद। अब ये करिएगा आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 6 जो होगा हमें, अब 6 जो होगा हमें इस 6 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनको जोड़ने पर 5 आए, जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आए, या फिर लेकिन इनका गुणा करने पर 6 आए। 6 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए जिनका जोड़ने या घटाने पर 5 आए या फिर उनका गुणा करने पर 6 आए। तो ये आपको कैसे पता चलना है कि जोड़ना है या घटाना है, ये
आपको कैसे पता चलेगा इसमें कि आप जोड़ के लाएंगे 5 या घटा कर लाएंगे? तो जो दूसरे पद के और तीसरे पद के बीच का जो सिंबल होता है उसी सिंबल के साथ ये आएगा। तो दूसरे और तीसरे पद के बीच में प्लस का चिन्ह है, अर्थात दो ऐसे टुकड़े करिए, दो ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर 5 आए। तो ये दो टुकड़े होंगे 3 + 2 = 5। ठीक, अब इस 3 + 2 को कैसे लिखिएगा? देखिए आपको दो टुकड़े मिल चुके हैं। अब आपको लिखना है सबसे पहले पहला वाला वैसे ही उतार दीजिए 2x² प्लस अब 5x को 3x प्लस 2x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ने पर एक ही आएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा +3। अब इसमें जो कॉमन चीजें होती है, दोनों में जो उभयनिष्ठ चीजें होती है यानी HCF जो होगा उसे कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। तो अब बचेगा 2x + 3। अब इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और अब इस दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 1, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है उसमें कॉमन होता है 1। अब हो गया ये 3, अरे 2x + 3। तो एक उभयनिष्ठ तो आपका निकल के आ गया 2x + 3 और दूसरा उभयनिष्ठ निकल के आ गया x + 1। अब हमने कहा था कि किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्य और दो हल होते हैं, इसलिए आप क्या करिएगा, दोनों जो गुणनखंड आए हैं इन दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए। जैसे 2x + 3 = 0 के बराबर रख दीजिए। अब 2x = -3 हो जाएगा, x -3/2। इस बहुपद का जो पहला शून्यक होगा वो ये होगा। अब दूसरा शून्यक निकालने के लिए x + 1 को 0 के बराबर रखिए। तो x बराबर 0 के इस साइड आके प्लस माइनस में हो जाएगा, -1। अब इसके दो शून्यक निकल के आ चुके हैं, जो कि पहला था -3/2 और दूसरा है -1। अरे बोला जाता है अल्फा = -3/2, पहले शून्यक का नाम दे दिया गया अल्फा और दूसरे शून्यक का नाम दे दिया गया बीटा। बीटा = -1 और इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया गया। इन दोनों के बीच एक संबंध बताया गया, वो क्या था कि जो अल्फा होगा यानी जो पहला शून्यक होगा अल्फा प्लस जो दूसरा शून्यक होगा बीटा, वो बराबर होगा माइनस के यक्स के गुणांक, यक्स का गुणांक बट्टे माइनस का एक्स का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। और इन लोगों के बीच में एक संबंध बताया गया कि जो आपका अल्फा होगा इंटू बीटा होगा, यानी अल्फा और बीटा का जो गुणांक होगा वो होगा अचर पद बटे अचर पद यानी ये, और बटे में आपका x² का गुणांक। तो अब इसी की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। अब इसी को हमें प्रूव भी करना है कि ये दोनों बातें सही होती हैं। तो इसके लिए पहले देखिए अल्फा यानी -3/2, अब प्लस में कर लीजिए -1। ठीक, अल्फा प्लस बीटा हमने कर दिया। अब ये होगा बराबर माइनस के यक्स का गुणांक, माइनस का यक्स का गुणांक यानी माइनस और यक्स का गुणांक जो होगा 5 बटे x² का गुणांक ये होगा 2। और अब इन दोनों सॉल्व करिए तो यहाँ पे -3/2 -1/1। अब यहाँ पे हो गया 3 में से 3 1 का 3 -3
-2 बटा 2 इज इक्वल टू -5/2। अब ये होगा आपका -3 -2 इज इक्वल टू होगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो यहाँ से आपको क्या दिखा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बराबर माइनस का यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बात जो पहला बात आपकी थी ये सही साबित हो गई, ये प्रूफ हो गई। अब दूसरी बात की सत्यता की जांच कर लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होगा आपके अचर पद यानी 3 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2। ठीक, तो अल्फा क्या है? -3/2 और इंटू में क्या है? बीटा क्या है? -1। अब इन दोनों का गुणा कीजिएगा बराबर होगा 3/2 के। तो माइनस माइनस का -3 का गुणा -1 में करिएगा हो जाएगा प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 3/2। यहां से आपका दूसरा स्टेटमेंट जो था अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक ये भी आपका साबित हो गया। तो जितना बातें हमने आपको समझाई कि कैसे आपको बहुपद के शून्यकों को निकालना है और इन दोनों के बीच में कैसे संबंध को दिखाना है, यही चीजें करनी है आपको आपके प्रश्नावली 2.1 के माइनस के एक्स स्क्वायर -2x -8 है। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले जो अचर पद है और जो पहला वाला पद है उसका गुणा कीजिए। यहाँ पर 1 गुणे -8 बराबर 8। अब 8 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि जिनका गुणा करने पर तो -8 आए, जिनका गुणा करने पर -8 आए। ऐसे दो टुकड़े जिनका गुणा करने पर 8 आए, लेकिन इनको जोड़ने पर इनको नहीं, इनको घटाने पर, क्योंकि यहाँ दूसरे और तीसरे पद के बीच में माइनस का चिन्ह, वो चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए। इसको घटाने पर आना चाहिए आपका 2। ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे कि ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे? ये जो दो टुकड़े होने वाले हैं आपके, ये आप अपने दिमाग से सोचना होगा। अगर 4 का गुणा और जिन्हें घटाने पर 2 आए तो ये दो संख्याएं हो सकती है। एक की जगह पर हो सकता है 4 और 2 की जगह पर हो सकता है, बी की जगह पर हो सकता है 2। क्या ये बातें यहाँ भी सही साबित होती हैं? तो यहाँ पर -2 आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 2 8 प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो इनमें से किसी एक संख्या के आगे माइनस का लगा दीजिए। अगर 4 के आगे लगाते हैं माइनस तो हम देखेंगे कि 4 गुणे 2 -8 यहाँ पे सही हो जाएगा। और दूसरी जगह पे जो होगा -4 और -2 -4 और -4 प्लस का 2। अगर इन दोनों संख्याओं को हम रखें तो देखिए, तो इसके लिए आपको जो उपयुक्त सबसे दिख रहा है एक -4 और प्लस का 2 रखे। तो -4 गुणे 2 -8 हो जाएगा। इसका गुणा करने में पहली क्राइटेरिया पूरी हो गई। और दूसरी क्राइटेरिया जो है कि -4 और प्लस का 2 -2 आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, क्योंकि 2x -4x माइनस का है और ये 2 प्लस का x है। इसको घटाया जाए तो -2x ही होगा। फिर उसके बाद -8 और इन दोनों में से क्या कॉमन है? जो कॉमन फैक्टर है वो है x। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x और -4। अब दूसरी में से क्या कॉमन हम ले सकते हैं? तो दूसरे में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार दीजिए। यहाँ पर बचा x -4।
अब x-4 को अलग लिख लीजिए और दूसरा जो आपका टॉपिक है x-4 को अलग लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा जो है x+2। अब जो कि ये बहुपद द्विपदी है यानी इसके दो शून्यक होंगे, इसके दोनों पदों को x-4 को पहले लिख लीजिए 0 के बराबर, अल्फा इज इक्वल टू पहला शून्य क्या अल्फा इज इक्वल टू x-4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब अल्फा बराबर होगा x इधर ही रह जाएगा, बराबर हो जाएगा ये माइनस का x4 इस टाइप जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 4। और अब इसी तरह बीटा निकालना है तो बीटा बराबर होगा आपका x+2 बराबर 0। अब बीटा बराबर निकालने के लिए x के इस साइड पक्षांतर करिए 2 को, ये हो जाएगा -2। अब बीटा बराबर हो जाएगा -2। तो अब आपको अल्फा और बीटा दोनों पता चल गया है। अब इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है तो हमें पता है कि जो अल्फा होता है प्लस बीटा होता है वह बराबर होता है माइनस के x² का गुणांक बट्टे में x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। तो अब इसे लिखिए अल्फा यानी -4, बीटा अल्फा यानी 4, बीटा यानी -2 बराबर -x का गुणांक क्या था, यहाँ पर 2 था, इसे माइनस का 2 था। अब इसे माइनस के 2 लिख लीजिए, चिन्ह के साथ उठाकर लिखिएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है यानी x² का गुणांक यानी 1। अब 4 में से -2 जाएगा, यहाँ पे -2 -2 प्लस 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ पर 2 बराबर, यानी जो अल्फा है प्लस बीटा है यह इज इक्वल टू है माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये बात यहाँ पे हो जाएगी सत्य। अब दूसरा क्राइटेरिया हमें देखना है जो कि होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 बटा x² का गुणांक। तो अब इसको हल करने के लिए अल्फा यानी 4 गुणे माइनस के 2 बराबर, अब क्या होगा इसका बराबर कितना होगा, अचर पद कितना है आपका -1, उसके अपॉन क्या है x² का गुणांक यानी 1, 4 गुणे -2 बराबर -8 बराबर -8, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 बटे x² का गुणांक। ये भी सत्य साबित हो गया। अब आपको दोनों के दोनों पद साबित हो गए। यही आपका प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन था और सेम इसी तरह के आपके इस चैप्टर में पूरे और प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन में सब है। तो चलिए, हमने आपको शून्यक भी निकालने सिखा दिया और शून्यक और बहुपदों के बीच संबंध भी स्थापित करना सिखा दिया। और अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट टाइप के क्वेश्चन की। ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको बता देंगे। और जो आपने पिछला क्वेश्चन सीखा था वहां से आपके 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। तो वहीं से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो था कि बहुपदों का दो शून्य, किसी भी द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालना और उनके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना। यही होता था आपके 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से आता ही आता है। और उसके बाद अब बारी कर लेते हैं इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन की। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है
इसमें क्या गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इस दूसरे वाले तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अभी तक आपको शून्यक निकालने थे, अल्फा और बीटा निकालना था और इसके और बहुपद के बीच में संबंध स्थापित करना था, लेकिन अब कहानी उल्टी कर दी गई है। अब आपको अल्फा दे दिया जाएगा और आपको बीटा, जैसे आपको दे दिया जाएगा अल्फा प्लस बीटा और आपको दे दिया जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बहुपद। कहानी उल्टी कर दी गई। यहां तक अभी आप लोगों को बहुपद निकालना होता था, लेकिन अब आपको बहुपद के गुणनफल और अभी तक आपको शून्यक निकालने होते थे, लेकिन अब आप शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया जाएगा। इसके बाद आपको निकालना होगा उन शून्यकों का बहुपद। तो अब चलिए हम एक बहुपद आपको निकाल के दिखा देंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। हमें जो दो शून्यक दिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया, तो जो शून्यकों का योगफल दिया गया है का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है जी, 1/4 दिया गया है आप। और जो शून्यकों का गुणनफल है ये कितना दिया गया है जी, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया गया है -1। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको एक छोटा सा बस फार्मूला याद कर लीजिए और पूरा का पूरा चैप्टर आप सॉल्व, पूरा का पूरा दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा और कोष्टक के बाहर फिर एक बार एक्स लगा दीजिए और फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, फिर अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला आपका होता है। इसी फार्मूले पे आपका दूसरे का क्वेश्चन पूरा लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पर रखना शुरू कीजिए। अल्फा प्लस बीटा दिया है, पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4। 1/4 माइनस का है जी, क्योंकि एक मिनट देख लेते हैं, हमें करेक्शन करना होगा लग रहा है। नहीं, 1/4 प्लस का ही है, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, फिर माइनस का 1/4 एक्स प्लस और माइनस का 1। यहाँ इतना सिंपल तरीके से आपका बहुपद का हल आ चुका है। बस एक लाइन का आपका ये फार्मूला है, ये आपको याद करना होगा और ये रहा आपका हल। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, जैसे देखिए भिन्न के रूप में है, अगर इसे हटाना चाहते हैं तो 4 से सब में गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब 4 से गुणा किए हैं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1/4 एक्स के जगह पर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 कट जाएगा, -x हो जाएगा। और -4 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा -4 से करेंगे 4 हो जाएगा। ये रहा आपका बहुपद। ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया और हमने लगातार आपको इतने मिनट तक पढ़ाया है। इसके लिए हमने कई दिनों तक लगातार मेहनत करके वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते, लेकिन ये हमारा चैनल नया बना है, हम नया ऑनलाइन पढ़ाने आए हैं, इसलिए हमारे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं था अभी तक।
न ही हमारे पास व्यूज आते हैं, तो इसलिए हमें भी जरूरत है। जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद से मैं आपसे जीवन में कभी भी आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए हो तभी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कंप्लीट मैथ इन 30 डे सीरीज के चौथे वीडियो में।